मैं 3 सवाल लूँगा जिस पर बार बार मुझे पूछा जाता है आप लोगों से, मीडिया से, कास्ट सेंसस क्यों और कास्ट सेंसस का माने क्या है। दूसरा सवाल जो किसी ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में इसका विरोध किया है, अब अचानक आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो आरक्षण को लेकर थोड़ा इतिहास में आपको बताना चाहता हूँ। और तीसरा सवाल जो किसी ने कहा कि कास्ट सेंसस के बाद अगले कदम क्या हैं, तो उस पर मैं थोड़ा जानकारी दूंगा। ये सब हमारे उदयपुर डिक्लेरेशन में है, हमारे रायपुर रेजोल्यूशन में है और हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव न्याय पत्र में भी हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको समय मिलेगा फिर से आप उदयपुर डिक्लेरेशन पढ़िए, रायपुर रेजोल्यूशन पढ़िए और हमारा जो मैनिफेस्टो है 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए, उसको भी पढ़िएगा। तो सारे जो सवाल उठाए गए हैं मैं समझता हूँ आपको जवाब मिल जाएगा। तो पहली बात, 30 अप्रैल 2025 को अचानक अप्रत्याशित तरीके से मोदी सरकार ने घोषणा कर दी कि जनगणना में जाति के सवाल भी पूछे जाएंगे। 2021 में 16वां जनगणना होना था। 1872 से हर 10 साल जनगणना होता है। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार आज़ाद भारत में जनगणना हुआ और 2021 को होना था, पर 2021 में नहीं हो पाया कोविड के वजह से। हालांकि 2021 और 2023 के बीच में 60 ऐसे देश हैं दुनिया में जिन्होंने सेंसस कराया है, पर हमारी सरकार ने कोविड का बहाना लिया और 2021 का जो सेंसस था उसको बार बार वो टालते रहे। और अचानक 30 अप्रैल को पहलगाम आतंकवाद हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के पहले मोदी सरकार ने ये घोषणा कर दी कि जनगणना जब होगा तब जाति के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो इसका जो संदर्भ है, इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि 24 दिसंबर 2019 को मोदी सरकार की एक कैबिनेट मीटिंग के बाद एक पीआईबी का नोट निकलता है और इसमें कहा जाता है कि यूनियन कैबिनेट chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the proposal for conducting Census of India 2021 at a cost of rupees 8,700 crores. 19 दिसंबर 2019 को ये घोषणा की जाती है कि 2021 की जनगणना होगी, 8,700 करोड़ रुपया का आवंटन होगा और ये करीब 9 महीने के अंदर खत्म होगा। 2019 में ये घोषणा की गई थी और कैबिनेट ने निर्णय में ये कहीं जिक्र नहीं था कि जाति के सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि ये साधारण सा जनगणना होगा जो 1951 से हम कर रहे हैं। इसमें जाति का बिल्कुल जिक्र नहीं था। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आप देखें, सवाल पूछा जाता है पार्लियामेंट में 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक सवाल पूछा जाता है। रक्षा निखिल खड़से ने यह सवाल पूछती है और आज वो मोदी सरकार की मंत्री भी हैं और वो सवाल पूछती है कि क्या
जाति जनगणना होगा कि नहीं, कि 2021 का जो जनगणना है उसमें जाति के सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं। और गृह मंत्रालय के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि जाति जनगणना होगा। यानी कि सिर्फ जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होता है, जो गिनती होता है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का होगा और शेड्यूल ट्राइब का होगा, जो 1951 से होते आ रहा है। ये पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा जाता है, ये 2021 का है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया जाता है 21 सितंबर 2021 को, 21 सितंबर 2021, 60 पेज का एफिडेविट है। और इस एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि मोदी सरकार की नीति नहीं है कि जाति जनगणना हो। ये साफ सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में लिखकर दिया जाता है कि मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जाति जनगणना नहीं होगा। 2021 को हुआ। 28 अप्रैल 2024 प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मांग जो है जाति जनगणना की, वो अर्बन नक्सल सोच है। 28 अप्रैल 2024 यानी कि एक साल पहले। तो साथियों, कैबिनेट का निर्णय, पार्लियामेंट में जवाब, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट और प्रधानमंत्री का बयान अर्बन नक्सल, सब वाइट वॉश हो गया जब बह गया 30 अप्रैल 2025 को धूमधाम तरीके से घोषणा किया जाता है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। तो पहली बात तो ये है, सवाल पूछने की बात है, आपने इसका कड़ा विरोध किया और इस साल के बजट में सेंसस डिपार्टमेंट को 575 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। 575 करोड़। और मोदी सरकार की प्रेस रिलीज के मुताबिक जनगणना करने के लिए करीब 8,700 करोड़ रुपया की जरूरत है, तो आवंटन भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल ये अप्रत्याशित घोषणा थी, अचानक घोषणा थी, डैमेज कंट्रोल की घोषणा थी और ध्यान हटाने के लिए ये घोषणा किया गया था। तो मोदी सरकार की जो नीति है कास्ट सेंसस को लेकर, इसमें कुछ ईमानदारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी उदयपुर से लेकर, उदयपुर डिक्लेरेशन में, रायपुर में, हमारे मैनिफेस्टो में इसका हमने विस्तार से चर्चा की है, वादे किए हैं, गारंटी दी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। तो ये दोगलापन बीजेपी की ओर से है और असली ईमानदारी कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो ये पहला मैं आपको जानकारी देना चाहता था। इतिहास है कास्ट सेंसस का। सवाल किसी ने किया कि कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस का विरोध किया और स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना में कास्ट की जानकारी नहीं ली गई थी। 1951 में पहला जनगणना हुआ, पहला सेंसस हुआ। तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
23 फरवरी 1950 को, ये फाइल से मैंने नोट निकाला है और मैंने पिछले वर्किंग कमेटी में मैंने जिक्र किया था कि सरदार पटेल जी ने घोषणा की कि इस जनगणना में जाति की जानकारी नहीं हासिल की जाएगी, क्योंकि देश के सामने और अलग चुनौतियां हैं और तब के समय में सरकार उचित नहीं समझती कि जाति की जानकारी हम हासिल करें। इस सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस सरकार के कानून मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर। इस सरकार के गृह मंत्री जिसकी जिम्मेदारी सेंसस थी, कौन थे? सरदार पटेल। यह एक सामूहिक निर्णय था, यह संविधान सभा का एक निर्णय था कि विभाजन हुआ है, हम स्वतंत्र हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, विकास की शुरुआत होनी है, पहला पंचवर्षीय योजना हमें बनाना है। तो इस संदर्भ में जब हम जनगणना कर रहे हैं, हम और समाज को अलग अलग तरीके से नहीं देखना चाहते, इसीलिए हम जानकारी नहीं हासिल करेंगे। पर इसका माने ये नहीं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जानकारी नहीं ली जाएगी। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि 1951 से लेकर हर एक सेंसस जो किया गया है, हर 10 साल को, उसमें शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन और आदिवासी की आबादी की पूरी जानकारी ली जाती है। हमारे देश में करीब 1260 शेड्यूल कास्ट्स हैं जो शेड्यूल में हैं और करीब 750 शेड्यूल ट्राइब हैं। हर एक शेड्यूल कास्ट की आबादी, हर एक शेड्यूल ट्राइब की आबादी 1951 से ली जा रही है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। नई बात यह है कि ओबीसी की आबादी और जो अन्य वर्ग हैं, जो नॉन ओबीसी, नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब की आबादी है, उसकी जानकारी ये जनगणना हासिल करेगी। तो 1951 में जो निर्णय लिया गया था कि हम समाज में जो जातियां हैं, और जाति तो प्रमुख पहचान है हमारे समाज में 4 चीज़ों से पहचान की जाती है। एक जाति, धर्म, भाषा और प्रांत, यही तो 4 पहचान है। हालांकि आजकल हमारी एक 5वीं पहचान भी हो गई है, वो आधार नंबर, पर वो आधार तो अलग सी पहचान है। पर प्रमुख पहचान हमारे देश में, हमारे समाज में जाति से होती है, धर्म, भाषा और प्रांत। तो उस ज़माने के जो हमारे नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान सभा में ये तय किया गया था कि हालात सही नहीं है हर एक से जाति पूछना, पर क्योंकि हम आरक्षण दे रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनकी आबादी ज़रूर लेनी चाहिए। तो यही निर्णय 1951 में हुआ। तो जब सवाल किसी ने किया सवाल कि कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में तो जानकारी नहीं ली थी, अभी अचानक आप मांग कर रहे हैं। इतिहास ये है, बैकग्राउंड ये है कि सरकार ने जब निर्णय लिया था, उसके कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने इस पर इस्तीफा नहीं दिया, इस पर इस्तीफा नहीं दिया था, और ये घोषणा सरदार पटेल ने 23 फरवरी 1950 को किया था। दूसरी बात आती है, जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे। किसी ने सवाल किया राहुल जी से, जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे। 1953 को
काका साहब कालेलकर आयोग बिठाया गया संविधान के अनुसार। संविधान में प्रावधान है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, संविधान में कहा जाता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, तो उसके लिए काका साहब कालेलकर की समिति बिठाई गई ओबीसी वर्गों के लिए। 2 साल बाद उस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग के 11 सदस्य थे। 11 में से 5 लोगों ने असहमति नोट पेश किया। ये मजेदार बात है, आपको जाननी चाहिए। 5 सदस्य, 11 में से 5 ने कहा कि हम सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आयोग के अध्यक्ष काका साहब कालेलकर राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट पेश करते हैं, 50 पन्ने का खत लिखते हैं और काका साहब कालेलकर कहते हैं ये हमारी आयोग की सिफारिश है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्या आप जानते हैं हमारे इतिहास में ये एकमात्र ऐसा मिसाल है जहां आयोग बिठाया जाता है, आयोग सिफारिश करती है और आयोग के अध्यक्ष कहते हैं मैं इन सिफारिशों से सहमत नहीं हूं। काका साहब कालेलकर कमीशन submitted report for OBCs. 11 members, 5 members gave dissent note and chairman gave his dissociation note. And this was the fate of the first backward class commission. तब पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी ने कहा कि अब तो कोई सहमति नहीं है, आम सहमति नहीं बन पाई है, तो हम क्या करें? तो एक तरीका ढूंढ निकाला। पंडित जी के ज़माने में जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला। तरीका यह निकाला गया कि ओबीसी वर्गों के लिए केंद्र सरकार से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पर राज्यों को पूरा अधिकार है आरक्षण देने के लिए। सब लोग मंडल 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 जपते हैं, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के पहले 11 राज्यों में ओबीसी वर्गों के लिए आयोग का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश में 1968 में मनोहर प्रसाद कमीशन बिठाया गया। बिहार में 1971 को मुंगेरी लाल आयोग बिठाया गया। गुजरात में 1972 को AR बख्शी कमीशन बिठाया गया। जम्मू और कश्मीर में 1970 को JN वजीर कमीशन बिठाया गया। कर्नाटका में हावनूर कमीशन बिठाया गया, ऐतिहासिक हावनूर कमीशन जो मील पत्थर है हमारे राजनीतिक इतिहास में। 1972 को उसका गठन हुआ। केरला में 1961 को VK विश्वनाथन कमीशन बिठाया गया। महाराष्ट्र में अतुल 1961 को BD देशमुख कमीशन का गठन हुआ। और आपको जानकारी है कि देश का पहला ओबीसी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया और वो 12-13 साल मुख्यमंत्री रहे। वो रिकॉर्ड किसी ने अभी तक छुआ नहीं है। वसंतराव नायक। पंजाब में 1965 को बृषभान कमीशन बिठाया गया और उत्तर प्रदेश में 1975 को चेडीलाल साठी कमीशन बिठाया गया। और सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु में 1968 को AN सत्यनाथन कमीशन बिठाया गया। मेरा कहने का मतलब है मंडल तो बाद में आया,
मंडल के पहले 11 कांग्रेस राज्यों ने ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण के लिए रोजगार में, यानी कि सरकारी रोजगार में और शिक्षा संस्थाओं में ये आयोग का गठन किया और आरक्षण का प्रावधान भी किया। ये मंडल जब आता है और मंडल कमीशन रिपोर्ट पेश होता है 1980 को, ये सिर्फ केंद्र सरकार से के संबंध में है, राज्यों में पहले ही हो चुका है। ये सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं मंडल कमीशन को लेकर, वो पहले ही 11 कांग्रेस सरकारों ने, पहले पंडित जी के ज़माने में, बाद में शास्त्री जी के जब प्रधानमंत्री थे, बाद में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, ये सब राज्यों के स्तर पर आरक्षण दिया गया था। पर यह बात सही है कि केंद्र सरकार को लेकर मंडल कमीशन के बाद ही ये बात उठी है और उसका मैं और जिक्र करूंगा। तो ये है हमारा इतिहास। तो ये जो कास्ट सेंसस है, इसका मुख्य मकसद ये है, राहुल जी ने कहा है आपको, पर मूल बात यह है कि हमारी आबादी कितनी है। असली बात तो ये है, इस सेंसस से, इस जनगणना से जो 1200 या 1300 अनुसूचित जाति हैं, जो 750 अनुसूचित जनजाति हैं, जो करीब 3500 या 4000 ओबीसी वर्ग हैं, और जो अन्य जाति हैं, उनकी आबादी कितनी है वो हासिल किया जाएगा। और इसका असर कहाँ पड़ेगा? इसका असर आरक्षण पर पड़ेगा। और आरक्षण कहाँ होगा? सरकारी नौकरियों में, रोजगार में और शिक्षा के संस्थाओं में। तो मैं अपने दूसरे विषय पर जाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जो संविधान सभा में अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, उसमें आरक्षण को लेकर स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा गया है, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा सीटों का जिक्र किया गया है। शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में आरक्षण को लेकर स्पष्ट इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि 9 अप्रैल 1951 एक ऐतिहासिक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट कहता है आपको कोई अधिकार नहीं है आरक्षण देने का, आरक्षण संविधान के खिलाफ है। लोग चौंक जाते हैं इसको सुनकर, पर यह बात है। 9 अप्रैल 1951 स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन, यह निर्णय था कि आप आरक्षण नहीं दे सकते। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह था कि पंडित जी की सरकार, जवाहरलाल नेहरू की सरकार, जब वो प्रधानमंत्री थे, संविधान में पहला संशोधन विधेयक पेश किया पार्लियामेंट में, तब के पार्लियामेंट में, और संविधान में पहला संशोधन किया गया और इसकी खूब आलोचना की नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में 4 महीने पहले। उन्होंने कहा ये स्टॉप गैप प्रधानमंत्री ने यह संशोधन करवाया। तो मैंने प्रधानमंत्री से पूछा, अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टॉप गैप प्रधानमंत्री हैं
तो डॉक्टर अंबेडकर भी स्टॉप गैप लॉ मंत्री थे, तो ये संविधान भी स्टॉप गैप संविधान है, क्योंकि लोकसभा तो 1952 में ही होता है और उसके पहले सब स्टॉप गैप हैं। तो क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा इतिहास समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप देखें हमारे संविधान में, मैं आपसे विशेष विनती करूंगा, अनुच्छेद 15(4) पढ़िए। अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4). ये अनुच्छेद 15(4) आरक्षण का हक सरकार को देता है। पहले ये नहीं था। आर्टिकल 15(4) संविधान के पहले संशोधन से हमारे संविधान में शामिल किया गया। जब ये विधेयक पेश किया गया तब के पार्लियामेंट में, तब उस पर एक सेलेक्ट कमेटी का गठन हुआ। इस सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके 17 सदस्य थे और बाबा साहब अंबेडकर इसके सदस्य थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। ये भी मैं आपको दूंगा। ये मई 24, 1951। इसमें एक सदस्य ने इस संशोधन का विरोध किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी? 2 साल बाद और 1 साल बाद भारतीय जनसंघ का गठन होता है। यानी कि भारतीय जनसंघ के जो स्थापक थे, उन्होंने अनुच्छेद 15(4) का विरोध किया था। और बदनामी होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्होंने ये संशोधन कराया। 15(4) पढ़िए। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस संविधान में है तो 15(4) है। इसके बाद 15(5) का जिक्र करूंगा। पर 15(4) नहीं होता तो आरक्षण असंभव था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर लिया था कि आरक्षण संविधान के खिलाफ है, क्योंकि साफ तरीके से नहीं लिखा गया था कहीं, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण सीटों को लेकर। और इसका एक कारण है। कारण ये है, जो लोग इतिहास जानते हैं, पूना पैक्ट आपको याद होगा, 1932 का पूना पैक्ट, सितंबर, जो बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में था, वो आरक्षण को लेकर था, चुनाव के संबंध में, शिक्षा के संबंध में नहीं, रोजगार के संबंध में नहीं, सिर्फ चुनाव को लेकर आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब अंबेडकर ने मांगा और महात्मा गांधी जी ने अपनी स्वीकृति दी और पूना पैक्ट बना। और वो पूना पैक्ट के जो मुख्य बिंदु थे वो इस संविधान में शामिल किए गए। आरक्षण रोजगार में, आरक्षण शिक्षा संस्थाओं में कांग्रेस की नीति थी, और किसी की नीति नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की नीति थी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब अंबेडकर ने भाषण दिया था संविधान सभा में, अगर आप पढ़ेंगे 25 नवंबर 1949, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के बिना यह संविधान नहीं बन पाता। कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? बाबा साहब अंबेडकर खुद कहते हैं संविधान सभा में, कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के बिना यह संविधान नहीं बन पाता। और वो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी को पूरा हक है इसका श्रेय लेने का। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पंडित जी के शब्द नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं। पर जब हम लोग हमें कहते हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ थे, क्यों नहीं हम कहते क्या बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था इस संविधान को लेकर, और कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है उसको लेकर।
तो अनुच्छेद 15(4) आर्टिकल 15(4) is the key point in this constitution which enables reservations for scheduled castes, scheduled tribes and OBCs in education and employment. It was introduced not in the original constitution. It was introduced in the constitution by the first amendment to the constitution, which was prepared by a select committee which had Pandit Nehru, Dr. Ambedkar and many other members, and which was opposed by Shyama Prasad Mukherjee, who then founded the Jansangh. कि 15(4) किसने दिया? संविधान में संशोधन किसने किया? संविधान के संशोधन का विरोध किसने किया? यही तो बात है। और ये बात हमें, जब हम पर ये उछाले जाते हैं, इसका खंडन हमें इस तथ्यों के माध्यम से हमें करना चाहिए। दूसरी बात, जनगणना के बाद क्या होगा? जनगणना के बाद क्या होगा? जनगणना के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम जो होगा कि 50% की सीमा जो है आरक्षण को लेकर, उसको हटाने की जरूरत पड़ेगी। ये 50% की सीमा है क्या? ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। संविधान में कहीं नहीं कहा है कि आरक्षण की सीमा 50% होनी चाहिए ना। संविधान सभा में किसी ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 सितंबर 28, 1962 M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये सारे केस दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं। पहला चंपकम दोराई राजन मद्रास और दूसरा M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। और मैं केरल को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। 2 साल बाद देवदासन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, वो केरल से जुड़ा हुआ है। तो केरल, कर्नाटक, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी हालत में 50% आप पार नहीं कर सकते। आप किसको भी आपको आरक्षण देना आप दीजिए, पर 50% आप पार नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 1992 को, आपको याद होगा, मंडल कमीशन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट दिया था। और इंदिरा साहनी जजमेंट में भी ये कहा था कि मंडल आयोग की सिफारिशें कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ओबीसी को आप आरक्षण दे सकते हैं, पर 50% की सीमा आप पार नहीं कर सकते। शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribe and OBC reservation cannot cross 50%. According to Supreme Court judgment of 1962 and 1963. That was repeated in 1992. And successive governments have taken the view that 50% is the limit. अभी क्या होगा? कास्ट सेंसस होगा, और जब आप गिनती करोगे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी की आबादी 50% से ऊपर तो जरूर होगी। तब आप करोगे क्या? तमिलनाडु में जयललिता मुख्यमंत्री थी और तमिलनाडु में 1994 को आरक्षण 69% हो गया, 69% हो गया। वो संविधान के खिलाफ था। तो जयललिता जी ने क्या किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, और नरसिम्हा राव जी और जयललिता
के बीच में जो वार्तालाप हुआ करती थी वो तेलुगु में हुआ करता था। उन्होंने तेलुगु में बातचीत की और तमिलनाडु का कानून हमारे संविधान के 9वीं सूची में शामिल किया गया। ये 9वीं सूची है क्या? ये 9वीं सूची हमारे संविधान में नहीं था। ये जब संविधान सभा में संविधान अपनाया गया उसमें 9वीं सूची था नहीं। मिस्टर राजू, आई होप यू नो दिस, 9th शेड्यूल वॉज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 9वीं सूची पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजह से हुआ। अगर ये 9वीं सूची नहीं होता, जमींदारी कभी खत्म नहीं हो पाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जमींदारी को हटाना संविधान के खिलाफ है। तब पंडित जी और अंबेडकर और सभी लोगों ने मिलकर ये 9वीं सूची बनाई, 9th शेड्यूल। और ये 9th शेड्यूल में जो कानून शामिल किए जाते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता उन कानूनों के बारे में। सारे जमींदारी संबंधित कानून 9वीं सूची में शामिल किए गए। ऐसे ही जमींदारी अबॉलिश हुआ, हरित क्रांति आई, तो 9वीं सूची के कारण। 9वीं सूची में एकमात्र कानून है, करीब 280 कानून है 9वीं सूची में, पर एकमात्र कानून है आरक्षण को लेकर, और वो है तमिलनाडु का कानून। तो तेलंगाना में जो अभी जाति जनगणना हुआ है वो आरक्षण 50% को पार कर चुका है। तो तेलंगाना से पहले तो बिहार में हुआ। तो मांग ये है, हमारी मांग ये है कि 9वीं सूची में ये कानून आने चाहिए, पर ये पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कह दिया मनमर्जी, और हमने उसकी चुनौती नहीं दी कि 9वीं सूची में कानून हो ना हो, पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार है सभी कानूनों पर समीक्षा करने का और यह तय करने का कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, क्या संविधान से उसको अनुमति मिलती है कि नहीं। तो सिर्फ 9वीं सूची में शामिल करना पर्याप्त नहीं होगा, ये 50% की सीमा हटानी होगी, और वो तभी हटेगा जब संविधान में संशोधन होगा। The only way you can remove the 50% ceiling is not to bring it in the 9th schedule, because even the 9th schedule now is subject to review by the Constitution, by the Supreme Court, but by passing a constitutional amendment. क्योंकि जब आप कास्ट सेंसस करोगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की आबादी जरूर 50% से ऊपर होगी। और बार बार हमें कहा जाता है कि संविधान समानता की बात करती है। ये बात सही है, समानता की बात करती है, बट हमें आज जो हकीकत है सिर्फ समानता से नहीं, समानुपातक समाज से हमें मायने रखना चाहिए, यानी बराबरी हिस्सा से। राहुल जी ने सही कहा कि वक्त की मांग को देखकर हम नीति बनाते हैं। 1950 में जाति जनगणना प्राथमिकता नहीं थी, प्राथमिकता और कुछ थी, पर जो विकास हुआ है हमारे देश में 70 साल में, विकास हुआ है, तेजी से विकास हुआ है। हम दुनिया के 3रे नंबर पर पहुंचे हैं अर्थव्यवस्था के आंकड़े को लेकर, पर जो आर्थिक विषमताएं आई हैं, बराबर तरीके से विकास नहीं हो पाया है, उसका एक मुख्य कारण है जो हमारे समाज में जाति के कारण जो विषमताएं बन जाती हैं जन्म से लेकर, वो हम दूर नहीं कर पाए हैं। और आरक्षण ही एकमात्र तरीका है
सरकार के हाथ में इसको सही तरीके से सामना करने का। तो वास्तविक है कि जब ये कास्ट सेंसस किया जाएगा, गिनती की जाएगी, आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों की 50% से ज़्यादा होगा, तब मांग होगी तो हमारी आरक्षण को भी 50% के ऊपर होना चाहिए। आज वो असंभव है। महाराष्ट्र में असंभव है, कर्नाटक में असंभव है, केरला में असंभव, हरियाणा में असंभव है, बिहार में तो चैलेंज किया गया है, तेलंगाना में अब ये इन्होंने किया है, पर तेलंगाना को भी चुनौती दी जा रही है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे कोई शक नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये संविधान के खिलाफ है। तब हम करेंगे क्या? तो हमें हमारी दूसरी मांग रही है, उदयपुर में, रायपुर में, हमारे मैनिफेस्टो में, कि न केवल हम कास्ट सेंसस कराएं ताकि हमें पूरी जानकारी मिले, पर कास्ट सेंसस कराएं और ये 50% की सीमा संविधान के संशोधन के माध्यम से हम हटाएं। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है अनुच्छेद 15(5) को लेकर, आर्टिकल 15(5). 15(4) का तो मैंने जिक्र किया है, जो संविधान के पहले संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 93वां संशोधन, 93rd अमेंडमेंट, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में संविधान में कराया गया। अनुच्छेद 15(5) शामिल किया गया। हमारी ही सरकार, हमारे ही प्रधानमंत्री ने 2006 में संशोधन कराया, आर्टिकल 15(5) शामिल कराया, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। कई हमारे पार्टी में किसी को जानकारी ही नहीं, राजू जी के अलावा और किसी को जानकारी ही नहीं थी। हमारी ही सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, तब के हमारे जो मंत्री थे, एचआरडी मंत्री अर्जुन सिंह जी, हमारी ही सरकार ने आर्टिकल 15(5) शामिल किया। और आर्टिकल 15(5) कहता है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एडेड और अनएडेड, आपसे सरकार से धनराशि मिलती है या नहीं, अगर आप प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी युवाओं को आरक्षण देना संविधान सरकारों को हक देता है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आपने क्यों नहीं किया? मैं बताता हूं हमने क्यों नहीं किया। क्योंकि जब हमने संशोधन किया, इसके बाद में हमने इस संशोधन को सरकारी शिक्षक संस्थाओं में लागू की। पहला कदम आईआईटी, आईआईएम, जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमने एससी एसटी पहले से ही था, ओबीसी को भी हमने 27% दिया। तब क्या हुआ, जब हम निजी क्षेत्र के लिए कानून बनाने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच गए। आजकल कोई भी हो सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, भाग लेता है सुप्रीम कोर्ट में, पिटीशन भेज देते हैं। और कई लोगों ने कहा कि ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण देना संवैधानिक नहीं है। तो 2008 से लेकर 2024 तक, 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई। 2 या 3 बेंच बिठाए गए और आखिर में 29 जनवरी 2014 5-0 यानी 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से ये कहा
कि आर्टिकल 15(5) संवैधानिक है। ए 5-0 बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर 6 years just before the election code became operational in 2014, तो जब हमें पूछा जाता है आपने 15(5) क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया, जवाब ये है कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, पहला कदम हमने लिया, सरकारी संस्थाओं में हमने 27% आरक्षण दिया ओबीसी वर्गों को, युवाओं को। हम निजी क्षेत्र के लिए हमने बिल तैयार की, पर सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए और 6 साल सुप्रीम कोर्ट इस पर चर्चा हुई और अंत में 29 जनवरी 2014 को इलेक्शन कोड लागू होने के 15 दिन पहले ये निर्णय आता है। मोदी सरकार आई, 11 साल से सोई हुई है। तो हमारी तीसरी मांग, पहली मांग है कास्ट सेंसस, दूसरी मांग है 50% की सीमा, और तीसरी मांग है जो आर्टिकल है संविधान में 15(5) है, कोई नए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, इस पर कानून बनाइए, पार्लियामेंट में कानून बनना है। तो आर्टिकल 15(5) को लागू करिए। हम लागू नहीं कर पाए क्योंकि ये मामला लंबित था सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कोड के 2 हफ्ते पहले ये फैसला सुनाया गया, हम लागू नहीं कर पाए। 11 साल से आप सत्ता में हैं, आपने नहीं किया। तो ये 3 मुद्दे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है श्रेय जाता है तो कांग्रेस पार्टी, वो भाषण पढ़िए और इसकी केंद्र बिंदु इस संविधान का क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण न केवल चुनावों में, पर आरक्षण सरकारी रोजगार में और शिक्षा से संस्थाओं में, दोनों सरकारी संस्था और निजी संस्थाओं में। अंत में मैं एक और मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूँ कि ये बात कहा जाता है कि आपने तो कुछ नहीं किया 10 साल में कास्ट सेंसस को लेकर, अभी आप क्यों मांग कर रहे हैं? 2011 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब हमने सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना कराया। ज़्यादा लोगों की जानकारी नहीं है इसके बारे में। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना। ये 2011 में हुआ, 2011 में शुरू हुआ, 2013 तक ये खत्म हुआ। 2013 में इस जाति को लेकर कुछ विषमताएं थी जो जानकारी हासिल की गई थी सर्वे में, उसके सुधार के लिए सभी राज्यों से जानकारी मांगी गई। उसके बाद में हमारी सरकार चली गई। हम बार बार मोदी सरकार से मांग कर रहे थे कि ये जो जानकारी इस SECC से हमने हासिल की थी उसको प्रकाशित कीजिए, पर उन्होंने नहीं किया। पर देखिए, इस जनगणना से जाति के बारे में और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की गई, पर मोदी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी अपना ली, पर जाति की जानकारी नहीं स्वीकारी। Socio-economic and caste census, the data that was collected in this census regarding socio-economic status is being used by the Narendra Modi government today for that
roughly 50 or 60 योजनाज, प्रधानमंत्री दिस योजना, प्रधानमंत्री दैट योजना, प्रधानमंत्री दिस योजना, वो सब इसी सर्वे के मुताबिक जो जानकारी ली गई थी वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जाति को लेकर उन्होंने कहा कि हम स्थिति में नहीं है इसको स्वीकारने के लिए। तो राहुल जी ने जो कहा वो सही कहा कि कास्ट को लेकर थोड़ा गड़बड़ी है इनकी पार्टी में, आरएसएस में। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कुछ महीने पहले कि मैं सिर्फ 4 वर्गों को पहचानता हूं हमारे देश में, गरीब, महिला, युवा और किसान। सिर्फ 4 वर्ग हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जाति नहीं है पर सिर्फ 4 वर्ग हैं। तो ये जब SECC कराया गया हमारी सरकार की ओर से, एक भाग अपनाया जाता है, दूसरा भाग ठुकराया जाता है और कहा जाता है इसमें विषमता। ठीक है, विषमताएं थी, उसको सुधारना चाहिए, पर उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया, ठंडे बक्से में डाल दिया। पर जो सोशो इकोनॉमिक डेटा है आज भी इस सर्वे से जो निकाला गया था सर्वे, वो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कास्ट की जानकारी नहीं ले रहे हैं। मैं राहुल जी से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे पूरा यकीन नहीं होता कि असली बात करेंगे कि नहीं। पहली बात तो ये है, बजट में कुछ आवंटन नहीं है। करीब 10,000 करोड़ रुपया लगेगा। 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। पहली बात तो आवंटन की है। और दूसरी बात, अगर आप वेबसाइट में जाएं, सेंसस ऑफ इंडिया वेबसाइट में जाएं, और आज सुबह मैं गया था, वापस अपडेट करते रहते हैं, उसमें 2021 में जो जनगणना कराने वाले हैं उसमें 34 सवाल हैं। 34 सवाल, और 13वां सवाल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। 13वां सवाल, हालांकि ये 30 अप्रैल के पहले तैयार किया गया था। 30 अप्रैल के बाद क्या करेंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, पर 30 अप्रैल के पहले जो ये सेंसस ऑफिस ने अपने वेबसाइट के माध्यम से हमें उपलब्ध कराया है, उसमें 34 सवाल हैं, और उसमें से 13वां सवाल जाति से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ आप शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, आपका कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हैं, आपका सब ट्राइबल कैटेगरी क्या है। तो सिर्फ यही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे। हालांकि करेंगे भी तो हमारी ये मांग है कि जो सवाल उठाए जाएंगे, जो सवाल उठाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, वो बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए, सबसे बातचीत करके मशवरे के बाद होनी चाहिए। इसीलिए आज मैंने हमारे तेलंगाना के साथियों, राजू जी हैं, महेश गौड़ हैं, तेलंगाना से आए हुए हैं, और भी राजेश हैं, शिल्पी तिर्की जी हैं, और अनिल जयहिंद भी हैं। मैं इन तेलंगाना में हमने क्या किया है, और तेलंगाना की जाति जनगणना और राष्ट्रीय जाति जनगणना जिस पर अभी विचार हो रहा है, इसके बीच में क्या अंतर है, क्या अधिक जानकारी हम ले रहे हैं। जो जानकारी, जैसा कि राहुल जी ने कहा, तुरंत उसका रेलेवेंस नहीं होगा, कई साल लगेंगे, पर तुरंत जो उसका महत्व होगा 50% सीमा और 15/5 को लेकर। तो हमारी ये 3 मांग सामाजिक न्याय की आप कभी भूलिएगा मत। जाति जनगणना, 50% सीलिंग हटाना SC ST OBC के लिए, और 15/5 निजी क्षेत्रों में लागू करना।